नमस्कार। विद्या संसार में आपका स्वागत है। शुक्रिया। इस चर्चा का हिस्सा बनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम्म तो आज के इस गहन विश्लेषण या कहें डीप डाइव में हमारा मिशन बहुत ही खास है। हम भारत के 9 पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली सीमाओं के इस विशाल और बहुत ही विविध परिदृश्य को समझने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना। हाँ, सॉवरेन बॉर्डर्स, अ गाइड टू इंडियाज 9 नेबर्स। बिल्कुल, यही वो स्रोत है जो हमें बताएगा कि ये सीमाएं सिर्फ नक्शे पर खींची गई कोई लाल काली लकीरें नहीं हैं। सही कहा। और बिना किसी भारी भरकम और जटिल जार्गन के हम इन भौगोलिक तथ्यों को एक दिलचस्प यात्रा की तरह समझेंगे। कुल 9 पड़ोसी देश हैं हमारे, जिनमें से 7 के साथ हमारी थल सीमा लगती है और 2 के साथ समुद्री सीमा। जी, और मेरी नज़र में इस स्रोत का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि ये समझाता है कि कोई देश भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अपने पड़ोसियों से कैसे जुड़ता है। सरहदें असल में जिंदा इकोसिस्टम होती हैं। जिंदा इकोसिस्टम मतलब जैसे पहाड़ या नदियां। हाँ हाँ बिल्कुल। पहाड़ सिर्फ एक पत्थर की दीवार नहीं होते। वो तय करते हैं कि वहाँ से व्यापार कैसे होगा, कौन सी भाषाएं इस पार से उस पार जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले इन सीमाओं के विशाल पैमाने की बात करते हैं। मतलब आंकड़े सच में हैरान करने वाले। हमारी कुल थल सीमा 15,106.7 किलोमीटर है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और समुद्री सीमा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। लेकिन यहाँ एक चीज है जो मुझे हमेशा चौंकाती है। वो क्या? सबसे बड़ी सीमा को लेकर जो हमारे एक आम ख्याल होता है, हम सोचते हैं ना कि सबसे लंबी सीमा चीन या पाकिस्तान के साथ होगी, क्योंकि वो नक्शे पर बहुत बड़े दिखते हैं। हाँ, ये बहुत ही आम गलतफहमी है। लेकिन असल में हमारी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो करीब 4,096 किलोमीटर लंबी है। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, जो सिर्फ 106 किलोमीटर है। ये जो कंट्रास्ट है ना, ये बहुत कुछ कहता है। देखिए, मैं ऐसे सोच रहा था। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हम्म, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बहुत बड़े घर की 4 दीवारी सबसे लंबी ना होकर, अच्छा। हाँ, उस घर के आंगन की दीवार सबसे लंबी हो, जो बिल्कुल बीचों बीच एकदम घुमावदार तरीके से बनी हो। अरे वाह, ये आंगन वाली उपमा आपने बहुत सटीक दी है। शुक्रिया। हम्म, पर मेरा सवाल ये है हम्म, कि इतनी छोटी, मतलब सिर्फ 106 किलोमीटर, हम्म। और इतनी लंबी 4,096 किलोमीटर सीमाओं का एक ही देश के पास होना, हाँ। ये भौगोलिक विविधता के बारे में क्या बताता है? देखिए, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बांग्लादेश भारत के पूर्व में है, जिसकी राजधानी ढाका है। ये लगभग 3 तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। हाँ, नक्शे में वो एकदम अंदर की तरफ घुसा हुआ लगता है। बिल्कुल, और ये सीमा कोई सीधी रेखा नहीं है। ये बंगाल के विशाल डेल्टा, सुंदरबन के जंगलों और अनगिनत नदियों के बीच से होकर गुजरती है। नदियां अपना रास्ता बदलती हैं तो सीमा भी जिगजैग हो जाती है। तो मतलब पानी के साथ सरहद भी बदल रही है। एकदम सही। और दूसरी तरफ देखें, जो हमारी सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान के साथ, जिसकी राजधानी काबुल है, उत्तर पश्चिम में। जी, और ये 106 किलोमीटर की छोटी सी सीमा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के माध्यम से लगती है। ये इलाका दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में आता है। मतलब एक तरफ समुद्री स्तर का दलदल और दूसरी तरफ बर्फीले पहाड़, जहां सांस लेना मुश्किल है। कमाल है। यही तो भारत की चुनौती है। आपको हर जगह के लिए अलग तरह का सीमा प्रबंधन चाहिए होता है। अब चूंकि आपने पश्चिम और उत्तर की बात छेड़ी दी है, तो अफगानिस्तान की सीमा से आगे बढ़ते हुए हमारे अन्य बड़े पड़ोसियों की ओर चलते हैं, पाकिस्तान और चीन। ये दोनों हमेशा चर्चा में रहते हैं। बिल्कुल। और मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा का परिदृश्य कितनी तेजी से बदलता है। हाँ, वो पश्चिम में स्थित है, राजधानी इस्लामाबाद। और दोनों ही जगहें सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल अलग हैं। थार रेगिस्तान में गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा होता है। वहां रेत के बड़े बड़े टीले हवा के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो वहां फेंसिंग कैसे होती है, मतलब बाढ़ कैसे टिकती है? यही तो समस्या है। आप बाड़ लगाते हैं और कुछ दिनों बाद तेज आंधी उसे पूरी तरह रेत के नीचे दबा देती है। प्रकृति खुद एक चुनौती बन जाती है। बाप रे। और जब हम उत्तर की तरफ जाते हैं, कश्मीर की तरफ, वहां घाटियां और ऊंचे पहाड़ शुरू हो जाते हैं। वहां हिमस्खलन यानी एवलांच का खतरा रहता है। तो भूगोल ही तय कर रहा है कि जवानों की ट्रेनिंग कैसी होगी। और फिर जब हम चीन को देखते हैं, जो उत्तर पूर्व में है, जिसकी राजधानी बीजिंग है,
हाँ, और जो आकार और आबादी दोनों में हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है, तो मुझे एक विचार आता है कि ऐसा लगता है जैसे भारत दो बिल्कुल अलग-अलग प्रकार के विशाल परिदृश्यों के बीच स्थित है। हाँ, अगर आप बड़े परिदृश्य या बिगर पिक्चर को देखें तो ये बात एकदम सच है। पश्चिम में पाकिस्तान के साथ वो चुनौतीपूर्ण रेगिस्तान और घाटियां, और उत्तर पूर्व में चीन जैसी विशाल आबादी वाले देश के साथ सीमा साझा करना, ये भारत की भू राजनीतिक स्थिति को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है ना। बिल्कुल बनाता है। चीन के साथ हमारी सीमा मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला के साथ चलती है। तिब्बत का पठार एक ठंडा रेगिस्तान है। जिसे शायद दुनिया की छत भी कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और वहाँ इतनी ऊंचाई पर रसद और सेना को पहुंचाना इंसान की शारीरिक क्षमता की चरम परीक्षा है। हिमालय एक बहुत बड़ी प्राकृतिक दीवार का काम करता है। हिमालय की बात उठी है तो मैं सोच रहा था उन देशों के बारे में जो सीधा इसी हिमालय की गोद में बसे हैं। चलिए थोड़ा उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं। आप नेपाल और भूटान की बात कर रहे हैं? जी हाँ, स्रोत में नेपाल के बारे में काफी कुछ है। उत्तर में स्थित है, राजधानी काठमांडू है, लेकिन सबसे खास बात ये पूरी तरह से एक भूआबद्ध मतलब लैंडलॉक्ड देश है। जमीन से घिरा हुआ। तो मेरा सवाल ये है कि एक तरफ भारत के पास 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी समुद्री सीमा है, लेकिन नेपाल पूरी तरह से भूआबद्ध है। तो एक भूआबद्ध देश होने का अनुभव भारत जैसे देश से कितना अलग होता होगा? काफी अलग होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ज्यादातर हिस्सा तो समुद्री रास्तों से ही होता है ना। हाँ, वो तो है। तो नेपाल को अगर कुछ भी मंगाना है तो उसे भारत के बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ता है। वहां से सामान ट्रकों में लद कर हिमालय की चढ़ाई पार करके काठमांडू पहुंचता है। मतलब चीजें काफी महंगी हो जाती होंगी। बिल्कुल। लेकिन इसी हिमालय गोद ने उन्हें ऐतिहासिक रूप से बाहरी ताकतों से सुरक्षित भी रखा है। ये तो इसका एक सकारात्मक पहलू हो गया। और अब बात करते हैं भूटान की। उत्तर पूर्व में है, राजधानी थिम्पू है। मुझे स्रोत में भूटान का वो उपनाम बहुत पसंद आया, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। हाँ, वज्र की भूमि। मतलब ये नाम सुनते ही बहुत उत्साह होता है। ऐसा क्यों कहते हैं इसे? ये भी वहाँ के भूगोल का ही कमाल है। वहाँ की घाटियां बहुत गहरी हैं, तो जब जलवायु में बदलाव होता है तो उन संकरी घाटियों में भयानक तूफानी हवाएं चलती हैं और जोरदार बिजली कड़कती है। अरे वाह। और इन दोनों के अलावा सुदूर पूर्व में म्यांमार भी है, जिसकी राजधानी नायपीदा है। जी, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और वहाँ का भूगोल पूर्वी पहाड़ियों और घने जंगलों से बना है। तो कुल मिला के काठमांडू, थिम्पू और नायपीदा, ये सब हिमालय और पूर्वी पहाड़ियों के भौगोलिक ढांचे के भीतर सुरक्षित हैं। एकदम सही। भूगोल उनके लिए एक ढाल की तरह काम करता है। फिर ये तो बात हो गई थल सीमाओं की, लेकिन अब चलिए दक्षिण के नीले जलमार्गों की ओर रुख करते हैं। भारत के विशाल समुद्री विस्तार और हमारे दो समुद्री पड़ोसियों की बात करते हैं। समुद्री सीमाएं थल सीमाओं से बिल्कुल अलग तरह का नजरिया मांगती हैं। श्रीलंका, जो हमारे दक्षिण में है, यहाँ एक बहुत ही रोचक तथ्य है जो स्रोत में दिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन असल में उनकी प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। बिल्कुल, कोलंबो व्यापारिक केंद्र हो सकता है, लेकिन सारा प्रशासनिक काम श्री जयवर्धनेपुरा कोटे से ही होता है। ये सटीकता जरूरी है। और भारत और श्रीलंका को जो चीज अलग करती है वो है पाक जलडमरू मध्य, यानी पाल्क स्ट्रेट। जी। मैं एक उपमा देना चाहूंगा यहाँ। जैसे थल सीमाएं एक दीवार की तरह होती है ना, जो चीजों को रोकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समुद्री सीमाएं, जैसे ये पाक जलडमरू मध्य है, ये एक पानी के पुल की तरह काम करती हैं। बहुत ही सुंदर उपमा है ये, और ऐतिहासिक रूप से एकदम सही भी है। सच में? हाँ, क्योंकि ये जलडमरू मध्य उथला है। सदियों से यहाँ मछुआरे और गोताखोर बिना रोक-टोक आते जाते रहे हैं। तो ये बांटने से ज्यादा दक्षिण भारत और उत्तरी श्रीलंका की संस्कृति को जोड़ने का काम करता है। पानी का पुल। और फिर दक्षिण पश्चिम में हमारा दूसरा समुद्री पड़ोसी है मालदीव, जिसकी राजधानी माले है। ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। द्वीप समूह मतलब आर्किपेलागो? हाँ, और मालदीव का भूगोल तो पूरी तरह से अनूठा है। ये कोई एक बड़ा जमीनी टुकड़ा नहीं है, बल्कि छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप हैं। तो मालदीव के साथ तो हमारी कोई जमीन नहीं जुड़ती। जी। तो फिर वो हमारे लिए इतना अहम कैसे है? क्योंकि वो हिंद महासागर के उस हिस्से में बसा है जहां से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक जहाज गुजरते हैं।
समुद्री भूगोल में अगर आप एक ही महासागर साझा करते हैं तो आप रणनीतिक रूप से बहुत करीब होते हैं। तो मतलब पड़ोसी होने के लिए जमीन का जुड़ना जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये काफी गहरी बात है। तो आज हमने इन 9 देशों का पूरा परिदृश्य कवर कर लिया। अब पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर मैं अनअकैडमी के मुख्य तथ्य का उल्लेख करूं जो इस स्रोत से निकल कर आता है, वो तथ्य जो इन सभी रिश्तों का आधार है। हाँ, कि इन सभी 9 देशों के साथ भारत के रिश्ते केवल भौगोलिक नहीं है। बिल्कुल। ये केवल नक्शे पर खींची गई रेखाएं नहीं हैं, बल्कि हम अपने पड़ोसियों के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। एकदम सही। चाहे वो नदियों का पानी साझा करना हो या व्यापार के रास्ते, हमारा इतिहास और भूगोल आपस में गुत्था हुआ है। तो जाने से पहले मैं श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बिंदु छोड़ना चाहता हूँ। एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार है। बताइए। अगर हमारी भौतिक सीमाएं, जैसे ये रेगिस्तान, पहाड़ या जलडमरू मध्य, हमारे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को इतनी गहराई से आकार देती हैं, तो क्या भविष्य में तकनीक और व्यापार इन प्राकृतिक सीमाओं के प्रभाव को पूरी तरह से बदल देंगे? मतलब जब दूरियां डिजिटल हो जाएंगी, हाँ। क्या तब पहाड़ों या समंदर का होना उतना ही मायने रखेगा जितना आज रखता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये सच में सोचने वाली बात है। तो आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं।